हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस अकेडमी। आज हम सिद्धि सीरीज के अंडर इकोनॉमी का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हमारे जीएस 3 का पोर्शन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हमारा ये इंडियन इकोनॉमी जो जीएस 3 का है, ये इसका जीएस 3 में मेजर पोर्शन है। क्लियर, हर साल कम से कम आप मान के चलिए 10 या 11 ये फिगर होती है आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी में जीएस 3 के मेंस के पेपर में। क्लियर, अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से थीम्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम करती है। क्लियर, अब देयर आर मैनी डिफरेंट थीम्स। लाइक अगर हम बात कर लें, सबसे पहले सबसे बड़ा जो थीम है इसमें एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर का एक थीम बनता है आपका जिसके अंडर यूपीएससी हर साल, क्योंकि ये आपका इंडियन एग्रीकल्चर जो है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके ज्योग्राफी के साथ भी लिंक्ड है, ठीक, और उसके साथ साथ ये इकोनॉमी का भी पोर्शन बनता है। और इसी में से अगर वर्नेबल सेक्शंस की बात कर ली जाए तो फार्मर्स की बात भी यहीं पे आती है। और उसके बाद अगर नई पॉलिसीज़ की बात कर ली जाए तो जीएस 2 का जो पोर्शन है इसका ताल्लुक वहाँ पे भी है। तो ये एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल करीब करीब आप मान के चलिए एग्रीकल्चर में से यूपीएससी जो है 3 या 4 सवाल होते हैं आपके जो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन से आते हैं। क्लियर, अगर उसके बाद सेकंड जो मेजर पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का, वो कौन सा थीम बनता है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम है आपका सेकंड, जिसमें जितने भी आपके नई पॉलिसीज हैं, जितनी भी, अगर हम बात कर ले इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर ली जाए या आपके सागरमाला इनिशिएटिव की बात कर ली जाए, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। क्लियर, अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो जितने भी आपके पीपीपी मॉडल्स की बात कर ली जाए उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं क्या हर एक सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही अगर बात कर ली जाए तो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाएगी, आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसके अंडर जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर ली जाएगी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात की जाएगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हम कर रहे हैं तो इसी के साथ आपका लॉजिस्टिक सेक्टर जो है, लॉजिस्टिक सेक्टर वो भी इसी में कवर होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका, और उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे थीम्स जो है, सारे ये क्वेश्चंस ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के थीम के अंडर कवर होते हैं। क्लियर, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका थीम है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट का। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के केस में, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो लगा के चलिए आपका एनएसएसओ का सर्वे है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट। और अब देखिए, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात, अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक किया जा सकता है आपका किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ भी। अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक किया जा सकता है आपका किसके साथ? आपकी लैक ऑफ फैसिलिटीज के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट को पॉवर्टी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को हंगर के साथ भी लिंक किया जा सकता है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड या उससे शुरू होने वाली प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, वो सारे आपके इस एम्प्लॉयमेंट थीम के अंडर कवर किए जाएंगे। क्लियर, और उसके बाद एक थीम आपका बनता है जी इंडस्ट्रियल
सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या जो आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है आपकी इंडस्ट्री में। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का थीम है फ्रेंड्स, इसमें सारी की सारी जितनी भी आपकी, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्रीज की बात कर ली जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री की बात हो, तो वो सारा का सारा जो टॉपिक है हमारा वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के थीम के अंडर हम कवर करेंगे। क्लियर? और उसके बाद एक थीम है आपका पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी एंड हंगर। और अब पॉवर्टी, हंगर एंड आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब पॉवर्टी का ये जो टॉपिक है, पॉवर्टी, हंगर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी इसमें से किसी ना किसी थीम के ऊपर क्वेश्चन डालेगी डालेगी। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको इस थीम्स के ऊपर आते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी का जो है सिनेरियो चल रहा है वो इस टाइम पे है क्या, या आपसे पूछा जा सकता है कि सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जो पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ हों, या ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों टिल so many initiatives have been started by the government of India but still poverty persists, या आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि व्हाई द पॉवर्टी रेशियो इज हायर इन द अर्बन एरिया एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो कुछ भी आपको पॉवर्टी के रिलेटेड, और अगर पॉवर्टी की बात कर ली जाए तो वहीं से आती है आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो आपका थीम है इसके ऊपर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी हमेशा ही बनाती है। क्लियर? और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थीम की बात करें तो वो है आपका फिस्कल पॉलिसी का थीम। फिस्कल पॉलिसी फ्रेंड्स मींस टैक्सेशन। यूपीएससी हर साल इस थीम के ऊपर 1 या 2 सवाल आपसे हमेशा पूछती है टैक्सेशन के ऊपर। ठीक है, कुछ भी जीएसटी, क्योंकि इन दिनों में जीएसटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, तो आपको जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी में आपका अगर बात कर ली जाए जीएसटी के अलावा हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज की बात कर ली जाए तो वो भी इसी का टॉपिक बनेगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर ली जाए तो वो भी इसी का टॉपिक बनेगा। ठीक है, तो कोई भी आपका अगर कोई पे कमीशन की कोई बात है, कोई पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन है तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर यूपीएससी हमेशा ही 1 या 2 सवाल आपसे हमेशा ही पूछती है पेपर में, जो किसके अंदर आता है आपका फिस्कल पॉलिसी थीम के अंदर। क्लियर? और इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो एक थीम आपका जो है वो बनता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो नेशनल इनकम का टॉपिक है ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट यूपीएससी जो है प्री में आपको जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्सनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्लो एंड वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नेशनल इनकम इस थीम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर मैं आपसे एक डिस्कस करूं, एक बार अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं कि डू यू थिंक दैट जीडीपी ग्रोथ विल इंश्योर पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, नेशनल इनकम की बात की जा रही है, उसको किसके साथ लिंक किया जा रहा है, पॉवर्टी के साथ। कि क्या ये जरूरी है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ है तो उस ग्रोथ के कारण आपकी पॉवर्टी कम होगी ही होगी, हंगर आपकी कंट्री में कम होगी ही होगी, या इसको दूसरी तरफ से भी लिया जा सकता है कि क्या जीडीपी ग्रोथ विल इंश्योर 100% एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ। तो इसको हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ भी लिंक कर दिया। तो मतलब क्या है, जो आपका नेशनल इनकम का टॉपिक है, जीडीपी ग्रोथ या प्रोग्रेस जो है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, उसका टॉपिक है, उसको इनमें से किसी भी थीम के साथ
यूपीएससी लिंक अप करके आपको इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन बना फ्रेम कर सकती है यहाँ पे। क्लियर? अब जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ही बात कर रहा था मैं अगर पहले आपसे, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियसली यूपीएससी हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर मैं इसको एक आपसे डिस्कस करना चाहूँ, लिंकअप करना चाहूँ, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट, ऑन द पॉवर्टी, ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ एटसेट्रा, ठीक है। तो मतलब कुछ भी इस तरह से आपके ये सारे जो थीम्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो ये दीज आर द मेजर थीम्स जिनके ऊपर यूपीएससी हमेशा ही आपके क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। क्लियर? एंड इन दिस सीरीज what we are going to do, we are going to cover each and every thing one by one. Clear? So today we are going to start with the agriculture theme. तो आज जैसे कि मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के थीम्स के बारे में बताया है कि देयर आर नंबर ऑफ थीम्स, नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर थीम एंड इसमें देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में आगे कौन कौन से सब थीम्स जो हैं वो बन सकते हैं और जिनके ऊपर यूपीएससी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अब हम एग्रीकल्चर से। इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूं बाकी सारे थीम्स को, और अगर मैं एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर लूं तो चलिए अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं अगर हम, तो एग्रीकल्चर के थीम्स में सबसे पहले आप सोच के देखिए कौन कौन से थीम्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है? आपका क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, बैंक्स के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू जो एग्रीकल्चर को क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, उसको लिंकअप किया जा सकता है आपके एग्रीकल्चर फील्ड के साथ। ठीक है, तो क्रेडिट सिस्टम हो गया, और क्रेडिट सिस्टम के साथ इंश्योरेंस फैसिलिटीज की बात की जाएगी। तो एक तो ये आपका थीम है प्रधानमंत्री जो आपकी योजना है, फसल बीमा योजना, ठीक, तो उसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एंड हर साल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर यूपीएससी आपको हमेशा ही क्वेश्चन पूछती है। क्लियर? और दूसरा अगर मैं थीम यहाँ पे बात करूँ तो सबसे बड़ा थीम, सबसे मेजर थीम आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। ये एग्रीकल्चर सब्सिडी, फार्म सब्सिडी और आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडीज, ये सारी की सारी सब्सिडीज मैंने इसको किस हेडिंग के अंडर कवर किया है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज का जो है थीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एक क्वेश्चन आपको इस थीम के अंदर पूछा ही जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दी सब्सिडीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं, ठीक है, उसको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर की जो सब्सिडीज है हैव दे हेल्प्ड टू द इंडियन एग्रीकल्चर और नॉट, ठीक है, या सब्सिडीज को आपके क्रेडिट सिस्टम के साथ लिंकअप करके देखा जा सकता है। तो किसी भी तरह से आपका ये सब्सिडीज का जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया जा सकता है। क्लियर? और इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं इसका देखूं तो एक और थीम है जो आपकी हिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है, और वो थीम है आपका एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, ये एक तो आपका इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसका टॉपिक बन जाता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, और दूसरा इंडिया आपके एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है इसको इकोनॉमी के साथ लिंक किया जा सकता है। कैसे? कि हाउ एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स एंश्योर्ड हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाउ एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स हेल्प्ड टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेट इन रूरल इंडिया। तो मतलब क्या है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर
ठीक है, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी फ्रेम कर सकती है, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। क्लियर। और इसके बाद अगर मैं लैंड रिफॉर्म्स की बात कर ली जाए तो उसके बाद एक और इसका बड़ा थीम है, दैट इज फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसको आप सोच सकते हो कि मैं इसको, जो मैंने इंडस्ट्रियल आपका थीम बनाया था, जो मेजर थीम्स थे इंडियन इकोनॉमी के, वहां पे कवर किया जा सकता है। यस, ये टॉपिक वहां पे भी कवर किया जा सकता है, बट इस टॉपिक का जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक है वो आएगा आपका एग्रीकल्चर थीम के अंदर। क्लियर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में और क्या किया जा सकता है, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज कैन बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर थीम। क्लियर। और इसके बाद लास्ट जो आपका मेजर थीम है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इस थीम के ऊपर यूपीएससी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग थीम, इसके अंडर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी एक्ट, मॉडल एपीएमसी एक्ट, ई मार्केट्स, ठीक है, और उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक, these all kind of topics can be covered under this agriculture marketing reforms। क्लियर। और जिसके थ्रू आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात होगी। तो ये सारे थीम्स जो हैं वो हम किस में कवर करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में। तो ये आपके 5 मेजर थीम्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी, देखिए हो सकता है अब देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट है क्या, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को इन 5 थीम्स में डिवाइड किया है। क्लियर। और कोई भी आप टॉपिक उठा के देख लीजिए, आज तक जितने भी यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे विल फॉल अंडर ऑल दीज 5 सब थीम्स। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी थीम जो है वो बन सकता है। क्लियर। तो ये जो थीम्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वी आर गोइंग टू कवर द वन बाय वन। क्लियर। तो आज जो हम थीम्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा जो थीम होगा आपका वो आपका मार्केटिंग का, एग्री मार्केटिंग एंड एग्री लैंड रिफॉर्म्स। ये 2 थीम्स जो हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्लियर। तो अब जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं सीरीज के थ्रू, कि मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म एंड अनदर वन फ्रॉम एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस। क्लियर। और उसके बाद आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपने उसका आंसर करना है प्रॉपरली। क्लियर। जैसा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज, ओके, इसको एक बार रब करते हैं। और पहला जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स जो है, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये रब हो गया एक बार गलती से। अब यहां पे जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहां पे एक बार देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स in agriculture development
and identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और 2016 9th क्वेश्चन है आपका जो GS 3 का है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहां पे सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमने क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना है, रिपीट करना है और ट्राई करना है कि जो क्वेश्चन के मेन थीम है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपका कीवर्ड है दैट इज डिस्कस। यू हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक, मींस आपको पॉजिटिव एंगल्स भी दिखाने हैं, आपको नेगेटिव एंगल्स भी दिखाने हैं। किसके? लैंड रिफॉर्म्स के। क्लियर? डिस्कस द रोल बताना है लैंड रिफॉर्म्स। दैट मीन्स ये जो आपका टॉपिक है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स, इट इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेज इन अ पॉजिटिव वे। क्लियर? लाइक डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि इंडिया की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट हुई है पोस्ट लैंड रिफॉर्म्स, उसमें क्या कुछ इंप्रूव हुआ है। क्लियर? दूसरा, ये तो हो गया यहां तक आपका एक क्वेश्चन। दूसरा जो सब टॉपिक इसमें है, आइडेंटिफाई। यू हैव टू आइडेंटिफाई। किसको आइडेंटिफाई करना है? फैक्टर्स को। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। आपको वो सारी चीजें बतानी हैं जिनके कारण ये लैंड रिफॉर्म जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाया इंडिया में। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन के मेन थीम्स हैं कि आपको एक तो लैंड रिफॉर्म्स का जो रोल है इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में उसको डिस्कस करना है। दूसरा, आपको वो सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके कारण ये लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली इंडिया में इंप्लीमेंट हो पाया। क्लियर? और अगर आंसर की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज सबसे, अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जितनी बार मैंने आपसे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, ठीक है, तो एक वर्ड आप मेन जो निकल रहा है दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। तो अब अगर स्टार्ट करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कोई भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, मैं एक आपको बेसिक चीज बताने जा रहा हूं कि हर क्वेश्चन की 3 पार्ट्स बनते हैं। वन इज कॉल्ड इंट्रो पार्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज कॉल्ड बॉडी पार्ट, जिसमें आप मेन कंटेंट लिखेंगे, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड कंक्लूजन पार्ट। ठीक? तो ये 3 पार्ट बनते हैं। और इंट्रो मीन्स कि हाउ वी नीड टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। ठीक है? अब इंट्रो ऐसी होनी चाहिए आपकी जिसमें आपका सारा जो थीम है, जो क्वेश्चन है, जिस मेन थीम के बारे में, उसको हम ब्रीफली 4 या 5 लाइंस में ब्रीफली, ठीक है, उसको हम यहां पे क्लियरली लिख दें। ठीक? तो ये क्वेश्चन आपका मेनली लैंड रिफॉर्म्स का। तो यहां पे अगर आपकी इंट्रो की बात कर ली जाए तो लैंड रिफॉर्म में इंट्रो में हम लिखेंगे अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, के लैंड रिफॉर्म्स होते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर? तो ये आपका इंट्रो का पार्ट बनेगा। इसको हम स्टार्ट करेंगे लैंड रिफॉर्म से, एंड देन आफ्टर, उसके बाद बात क्वेश्चन का मेन थीम क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है? अब अगर सबसे पहले मैं देखूं कि ये हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं। ठीक? अब लैंड रिफॉर्म में
हमने डिस्कस कर दिया, हमने लैंड रिफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो बता दी। अब हमारा मेन काम क्या है, टाइप्स जो हम बॉडी में लिखने जा रहे हैं यहां पे के टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अगर मैं बात कर रहा हूं लैंड रिफॉर्म्स की फ्रेंड्स, तो यहां पे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि लैंड रिफॉर्म हम कहते किसको हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म में आप देखेंगे कि इंडिया में हिस्टोरिकली किस तरह से हमने ये लैंड रिफॉर्म किए हैं वन बाय वन। अगर देखा जाए तो टाइप्स मतलब द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमने क्या किया था जी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। हमने सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। तो मतलब दीज आर द टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म जो हमने स्टेप बाय स्टेप लिए और जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, आप सबको पता ही होगा लैंड सीलिंग की बात की जाएगी यहाँ पे। लैंड सीलिंग के बाद अगर मैं देख लूं तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये किसके लिए, टेनेंट्स के लिए। और उसके बाद लैंड राइट्स टू टेनेंट्स, हमने टेनेंट्स को उनके लैंड राइट दिए, लैंड ओनरशिप राइट्स की बात की जा रही है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए, देयर वर नंबर ऑफ मूवमेंट्स लाइक अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे जो मेन सबसे फेमस जो मूवमेंट थी वो रही है भूदान। भूदान आपकी मूवमेंट रही है। सो ये जो है यहाँ पे और भी टॉपिक्स आपके आ सकते हैं, और भी नाम आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, बट जो मेजर हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे, दीज वर द मेजर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेन काम है, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, हमने क्या करना है, एक एक थीम को पकड़ना है यहाँ पे, लाइक अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदारी की अबॉलिशन से क्या हुआ, ठीक है, इसका पॉजिटिव क्या है, जमींदारी की अगर हमने एबॉलिशन किया तो इसका पॉजिटिव हुआ क्या, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ। क्लियर। अब अगर मैं देखूं रोल मैंने डिस्कस करना है तो मैं इन सबको कोलैबोरेटली यहां पे मैं लिखता हूं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब यहां पे हम वन बाय वन जो है हमारे पॉजिटिव, क्योंकि ये हमने डिस्कस करना था, यही मेन हमारा थीम था कि लैंड रिफॉर्म्स का रोल क्या है। ठीक है, तो ये है क्या, अगर मैं देखूं तो यहां पे ही हमने सारी चीजें, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे 1 सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको ताकि आप लोग क्लियरली देख पाओ। सबसे पहले तो अगर मैं देखूंगा अबॉलिशन ऑफ जमींदारी खत्म हुई, तो जमींदारी खत्म होने के साथ हुआ क्या, हमारे पास टेनेंट के पास पैसा बचने लगा। अगर पैसा बचने लगा तो हुआ क्या, उससे एग्रीकल्चर में आपका पैसा इनपुट की तरफ से वो ज़्यादा जाने लगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम के अंदर था क्या, पैसा आ रहा है बट जमींदार उसको एज ए रेंट जो है वो सारा का सारा ले रहा है, टेनेंट के पास पैसा ही नहीं बच रहा कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, एग्री जो फील्ड है उसमें क्या होगी जी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, ये सबसे बड़ा हमारा फायदा हुआ। दूसरा क्या है, लैंड रिफॉर्म हुए, लैंड रिफॉर्म ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया। दूसरा कि जब हमने लैंड राइट्स दिए टेनेंट्स को, तो अब उनके पास ऑनरशिप आ गई तो उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी, जिसके कारण आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड से आपकी पॉवर्टी रिडक्शन, आपकी पॉवर्टी जो लेवल था, टोटल जो पॉवर्टी का लेवल था आपके रूरल एरिया में, वो नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, इन एग्री प्रोडक्शन, आपके पास पैसा आ गया, अब आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप उस फील्ड में
ठीक है, कुछ ना कुछ आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। पहले क्या था, एक ही फसल बोनी है, उसी में से जो आ रहा है बस ठीक है। अब क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, हमारे पास पैसा आ गया क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए। लैंड रिफॉर्म में सबसे बड़ा हमारे पास क्या बेनिफिट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये लैंड रिफॉर्म्स ही थे जिसके कारण हमारे यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए। क्लियर। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ये लैंड रिफॉर्म्स ने हमारे एग्रीकल्चर को कैसे कैसे ऊपर लेके गया। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी। पहले हम डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, ठीक है, अमेरिका से खाने पीने के लिए सब कुछ मंगवाते थे। बट अब क्या होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन से हम क्या हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ये एक तो सेल्फ डिपेंडेंसी होगी, दूसरा एक्सपोर्टर्स, नेट, हम बन गए जी नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहले हम नेट इंपोर्टर्स थे, अब हम बन गए नेट एक्सपोर्टर्स। तो ये भी हमारा किसके कारण हुआ, हमने लैंड रिफॉर्म्स लिए। लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद ये सारे हमारे पास बेनिफिट्स आ पाए। और उसके बाद कैसे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, देखिए रोल बता रहा हूं मैं ये सारे आपको, ठीक है ना। ये सारे चेंजेस हुए, आपके पास लैंड राइट्स आए टेनेंट्स के पास, उनको पता है कि अब ये फील्ड हमारा है, हमारा पैसा, हम जितना काम करेंगे उतना ही प्रोडक्टिविटी, जितनी इंप्रूव करेंगे उतना पैसा हमें बचेगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक और मीडियम था हमारा मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो पहले बैल यूज करते थे, अब वहां पे आ गए हमारे ट्रैक्टर्स। ये ट्रैक्टर्स कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया। ठीक है, और एक और सबसे बड़ा फायदा जो लैंड रिफॉर्म्स का हुआ है, जो पहले टेनेंट्स थे उनको पैसा नहीं मिलता था क्रेडिट के लिए, कुछ भी कहां से दें, कहां से इन्वेस्ट करें पैसा। बट अब जब आपके पास लैंड राइट्स आ गए तो अब क्या हो गया जी, आपके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो इजी होगी। ठीक है, तो आपको इजीली क्रेडिट मिलने लगा। तो ये हमारे जो है इफेक्ट्स जो है, ये हमारा रोल रहा है लैंड रिफॉर्म्स का, कि ये जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को इस तरह से डेवलप करने में हमारी हेल्प की है। क्लियर। और इसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट है। सेकंड हमारा कंपोनेंट है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। अब फ्रेंड्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारा ये सारा का सारा जो भी हम बात कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स की, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसके कारण हम इन लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो मैं यहां पे आपसे डिस्कस कर सकता हूं। अगर फैक्टर्स की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला तो फैक्टर था, क्यों इंप्लीमेंट किया जा सका ये, लैंड वाज अ स्टेट सब्जेक्ट। लैंड स्टेट का सब्जेक्ट था, मतलब इसको सेंट्रलाइज नहीं, इसको डिसेंट्रलाइज्ड वे से हमने इंप्लीमेंट किया। जितना यूनिट छोटा होगा, ठीक है, उसको हम उतना ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर। तो स्टेट्स के ऊपर था, स्टेट्स ने वन बाय वन इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया, जिसके कारण स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपके लोकल लेवल के ऊपर ये सारे के सारे रिफॉर्म्स लिए गए। क्लियर। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर्स, देखिए कोई भी आपने किसी भी तरह का रिफॉर्म करना हो फ्रेंड्स डेमोक्रेसी में, ठीक है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग और आपके लीडर। ठीक। और सेकंड जो फैक्टर था वो था आपका डिमांड बाय पीपल, लोगों की डिमांड, लोगों को चाहिए था। ठीक है, अब लोगों को चाहिए था तो दूसरा क्या आ गई जी, विलिंगनेस ऑफ लीडरशिप। अब लोगों को चाहिए था रिफॉर्म्स, लोग भूखे मर रहे थे, और अब लीडरशिप के ऊपर था, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो उनको भी वोट्स चाहिए। तो विलिंगनेस ऑफ लीडरशिप जो थी वो, इट वाज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर। अब उसके बाद अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट जो था, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर।
अगर यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती तो शायद कुछ और होता सीन। रीजन कि डिक्टेटरशिप है, नहीं चाहिए किसी को, जो डिक्टेटर के मन में आएगा वो करेगा। बट इन केस ऑफ इंडिया, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो यहाँ पे क्या पावर है हमारे पास? वोटिंग पावर। ठीक, अब लोगों की डिमांड थी, लोगों के पास क्या थी? वोटिंग पावर। और वो वोटिंग किसको चाहिए थी? वोट्स लीडर्स को। तो ये आपका मेजर फैक्टर था डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ योर पॉलिटी। ठीक है, कि आप अपनी वोटिंग पावर को उस तरह से यूज कर सकते थे। दिस वाज द मेजर पुश फैक्टर बिहाइंड दीज एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, और उसके बाद अगर बात कर ली जाए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट था नीड। किसकी? टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट। हमारे साथ हुआ क्या था 1960s में? 1960s में हमारे साथ होता है जी कि हमें यूएस जो है, यूएस से हमारा सारा का सारा खाने पीने का जो हम मंगवा रहे थे सामान, यूएस ने एकदम से हमें वो एड देना बंद कर दिया। ठीक है, उसने अपनी कंडीशंस लगा दी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर था कि वी मस्ट फर्स्ट अकम्प्लिश सेल्फ सफिशिएंसी इन दी एग्रीकल्चर, इन दी फूड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब ये फूड प्रोडक्टिविटी कैसे हो पाती? कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ पाते? कैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज आप इंप्लीमेंट कर पाते? कैसे फार्मर्स को आप इन्फ्लुएंस कर पाते? उसके लिए सबसे मेजर था आपको लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर? तो ये सारे आपके मेजर फैक्टर्स हैं। और उसके बाद एक और हमारा था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन और पॉवर्टी रिडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अगर देखा जाए आज भी और उस टाइम पे भी कहाँ पे थी? रूरल एरियाज में। और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा जो पैसे का साधन था वो क्या था? आपका एग्रीकल्चर। क्लियर? तो पॉवर्टी को कैसे एलिवेट किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है? अगर एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो पॉवर्टी रिडक्शन इट वाज द मेजर फैक्टर जिसके कारण हमें एग्रीकल्चर जो थे फील्ड में, एग्रीकल्चर लाइन में हमने रिफॉर्म्स किए। क्लियर? तो ये है। और दूसरा वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, दीज आर द फैक्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं पुश और पुल फैक्टर्स जो थे हमारे बिहाइंड दिस लैंड रिफॉर्म्स। तो इस तरह से आपको वन बाय वन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, पहले सबसे पहली बात ये सारे कीवर्ड्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन में कितने सब टॉपिक्स पूछे गए हैं। इसमें 2 टॉपिक्स थे आपके। सबसे पहले हम इसको कंप्लीटली आइडेंटिफाई करेंगे और इसको आंसर करेंगे प्रॉपर। देन आफ्टर दूसरा उठाएंगे और इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या था? आइडेंटिफाई। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स को उनको लिस्ट आउट करना है। तो हमने ये लिस्ट आउट किया। ठीक है, और लास्ट में आपका बचता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा ही पॉजिटिव नोट से आपका खत्म होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स तो हुए, ठीक है, बट स्टिल अगर हमने बात कर ली पॉवर्टी की, पॉवर्टी इज स्टिल परसिस्टिंग इन रूरल इंडिया। बट अगेन व्हाट आई सेड, यू हैव टू एंड अ क्वेश्चन विद द पॉजिटिव नोट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके हमने रिफॉर्म्स लिए, ये जितने भी रिफॉर्म्स थे हमने इनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। और आप दिखा सकते हो हिस्टोरिकली और आज आप एक कंपैरिजन दिखा सकते हो कंक्लूजन में कि ये हमने स्टेप्स लिए जिसके कारण ये हमारा जो स्टैट है, आप स्टैट भी कोट कर सकते हो, कुछ भी। तो मतलब आपको पॉजिटिव नोट के साथ इसको एंड करना है। क्लियर? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड जो क्वेश्चन होगा आपका वो है आपका टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। और वो है, देयर इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ व्यू दैट
there is also a point of view that the APMC की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज set up under the state acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in इंडिया। तो ये क्वेश्चन है आपका 2014 क्वेश्चन नंबर 3 GS3, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके मार्केटिंग के ऊपर है और APMC का आई थिंक 2016 और 15 मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। प्री में भी APMC के ऊपर डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि APMC जो आपकी मार्केट कमेटीज होती हैं दे फंक्शंस अंडर विच एक्ट, APMC एक्ट और स्टेट के अंडर। क्लियर? ये APMC एक्ट कौन हैंडल करता है? आपकी स्टेट्स हैंडल करती हैं। तो अब देख लेते हैं यहां पे ये क्वेश्चन जो है, देयर इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ व्यू दैट द APMC सेटअप अंडर द स्टेट एक्ट हैव नॉट ओनली इंपीडेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। These agriculture produce market committees has not only impeded the development, मतलब इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं रास्ते का रोड़ा। क्लियर? तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को रोका है। Along with that, they have also been the cause of food inflation in India। दो बातें, ठीक है। एक तो बताना है APMC ने कैसे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डिमिनिश किया है, कम किया है, और दूसरा फूड इन्फ्लेशन क्यों हुई है इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के कारण। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले वैसे ही चलेंगे इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में आपका सबसे बड़ा जो काम है वो होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप बताएंगे जी व्हाट इज दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये होती क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है क्या? ये आपकी इंट्रो में आएगी। क्लियर? इसको कौन हैंडल करता है और इसके फंक्शंस क्या हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या? व्हाट आर द फंक्शंस? ये सारी चीजें जितने भी ये दो टॉपिक मैंने बताया है कि है क्या और फंक्शंस क्या है, इसको आपने ब्रीफ में बताना है। ठीक है? ये बड़े ही ब्रीफ में, अगर आप फंक्शंस की बात भी कर ली जाए तो फंक्शंस आपको लिस्ट आउट करने हैं जस्ट। ठीक है? उसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल ये अभी नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट आर द फंक्शंस। ठीक है? अब ये हो गया। और उसके बाद जो आपका मेन काम रहेगा, यहां पे क्वेश्चन देखिए नेगेटिव टोन में पकड़ा गया है क्वेश्चन को। ठीक है? कि क्यों एपीएमसी जो है उन्होंने एक तो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए भी नुकसानदायक साबित हुई है वो, और दूसरा फूड इन्फ्लेशन भी उनके कारण हुई है। मतलब आपने एपीएमसी को नेगेटिव टोन में पूछा गया आपसे। ठीक है? तो यहां पे एपीएमसी है क्या और उसके फंक्शंस क्या हैं, ये ब्रीफ में हो गया। देन आफ्टर बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे? व्हाट आर द वेरियस इश्यूज विद एपीएमसी। ये जो इश्यूज हैं ये इस तरह से फ्रेम होने चाहिए, ये आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर कर जाए। ठीक है? कि क्यों एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के रास्ते में रोड़े की तरह है। क्लियर? तो क्यों? अब यहां पे इश्यूज विद एपीएमसी में अगर मैं देख लूं तो अगर आपको पता हो तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है एपीएमसी का वो है आपकी मोनोपोली। क्योंकि अब देखिए
ये आज की डेट में चेंज हो चुका है, बट अगर उस टाइम पे हम क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह से फ्रेम किया गया था, तो सबसे बड़ा इशू है एपीएमसी का मोनोपोली। कैसे मोनोपोली? सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसी के अंडर होती हैं ये एपीएमसी। और एपीएमसी है क्या, अगर मैं आपको बताऊं, ये कमेटी है, मार्केट है, ठीक है। मार्केट किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है, और वहां पे कौन होता है? कमीशन एजेंट्स, ठीक है। अब फार्मर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि फार्मर, कोई भी फार्मर, ठीक है, जो स्टेट में है, वो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता अपना कुछ भी जो उसने प्रोड्यूस किया है उसको। अब ये बनाया तो क्यों गया था? बनाया तो गया था आपके किसके लिए? फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। अब ये सारी चीजें आपके इस इंट्रो में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्लियर। बट हुआ क्या? ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला मोनोपोली। अब मोनोपोली है स्टेट की मोनोपोली, मतलब मार्केट में जाए बिना आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते, ठीक। सेल नहीं कर सकते तो उससे क्या होगा? जो भी मार्केट में आपको पैसा मिलेगा आपको वही लेना होगा, ठीक है, जो आप मोस्टली एमएसपी होता है, क्लियर। अब क्या हो गया? हो सकता था बाहर ज़्यादा वो उसके रेट मिलता, फार्मर को ज़्यादा रेट मिलता तो उसके पास पैसा ज़्यादा पहुंचता, पैसा ज़्यादा होता तो क्या होता? उसकी उतनी ही इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में ज़्यादा रहती, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती। तो हुआ क्या? इस मोनोपोली की वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रुक गई। क्यों? फार्मर की इनकम जो है वो स्टैग्नेट हो गई, क्लियर। अब दूसरी अगर बात कर ली जाए, मोनोपोली है लैक ऑफ इंफ्रा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से लिस्ट आउट कर रहा हूँ जो भी हमारे इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट का है सारा पैसा, स्टेट ही मार्केट को चला रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं है। हो सकता है अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर उसको चलाता तो वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता। तो होता क्या है, आपने देखा होगा, फार्मर्स जो हैं फसल लेके बैठे हैं, बारिश पड़ रही है, उनके पास कोई साधन नहीं है फसल को बचाने का, फसल खराब हो रही है, तो वो क्या है? आपका लैक ऑफ इंफ्रा, ठीक है। कोई सॉर्टिंग के लिए इंफ्रा नहीं है, कोई सेग्रीगेशन के लिए इंफ्रा नहीं है प्रॉपर, तो ये प्रॉब्लम। उसके बाद सबसे बड़ा फी। फार्मर को आपकी जो एग्रीकल्चर है, जो आपको अगर आप कमेटी में एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फीस देनी होगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सेल आउट करना चाहते हो तो आपको कमीशन एजेंट को कमीशन देना होगा। तो होता क्या है? ये सारी चीज़ें जो फीस है। अब यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन जो है फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। फूड इन्फ्लेशन भी कैसे? अगर फार्मर फीस दे रहा है एंट्री के लिए और कमीशन दे रहा है तो क्या होगा? इट विल लीड्स टू हायर कॉस्ट, होगा ना। उसकी जेब से पैसा जा रहा है तो वो भी ज्यादा चार्ज करेगा, तो क्या होगा? कॉस्ट जो है वो हायर होगी, और वो कॉस्ट किसको बियर करनी होगी? आपके कंज्यूमर को, क्लियर। और उसके बाद अगर और बात कर ली जाए, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं हम अभी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में इस एक्ट को, क्योंकि ये स्टेट्स का एक्ट है, स्टेट्स अपनी तरफ से फ्रेम करते हैं, तो हर एक स्टेट ये जो एपीएमसी एक्ट है इसको अपनी तरफ से उन्होंने फ्रेम किया है, अपने ढंग से फ्रेम किया है। तो मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब का एपीएमसी एक्ट अलग है। अगर मैं हरियाणा के रूल्स की बात करूँ, हरियाणा के रूल्स अलग हैं। तो इससे क्या होगा? कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अगेन, अगर सिमिलैरिटी नहीं होगी, अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी टोटल जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर वो इफेक्ट होगी, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रूल्स। एक ये प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम क्या? अगर पंजाब की ही बात कर ली जाए तो पंजाब में अगर मैं कहूं डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपकी अलग अलग कमेटीज हैं, तो पंजाब में भी क्या है? एक किसान जो एक कमेटी के साथ रजिस्टर्ड है वो दूसरी कमेटी के पास नहीं जा सकता, वहां पे जाके कुछ भी सेल आउट नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम क्या है? किसान दूसरी जगह पे उसको हो सकता है ज़्यादा दाम मिल जाए, वहाँ पे सप्लाई कम हो प्रोडक्ट की, बट नहीं, वो ही कैन नॉट सेल ओवर देयर। तो दिस इज़ अ मेजर रीज़न कि क्यों उसके पास पैसा नहीं आ रहा, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी कहाँ से, क्लियर। तो मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शंस फार्मर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं टू सेल आउट इन मल्टीपल मार्केट्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे और भी
ये जो हमारे मेजर रीजंस हैं, ठीक है, ये है। और एक और रीजन है जो एग्रीकल्चर कार्टल्स फॉर्मेशन। अब देखिए है क्या, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तभी इफेक्ट होगी जब उसमें पैसा नहीं लग पाएगा। पैसा क्यों नहीं लग पाएगा? जब फार्मर के पास पैसा है ही नहीं तो लगाएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो ये कार्टल फॉर्मेशन क्या है, जो आपके, मैंने आपको बताया कमीशन एजेंट्स हैं। अब क्या है, पूरी मार्केट के कमीशन एजेंट्स उन्होंने कार्टल बना लिया। कार्टल क्या बना लिया कि फार्मर जो है किसी के पास भी चला जाए, इससे ज़्यादा आपको बिड नहीं मिले, क्योंकि मंडी में जो कुछ भी बिकता है वो बिडिंग के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब क्या है जी, कार्टल बन गया, उन्होंने बिडिंग जो है उसको कम कर दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, फार्मर के पास पैसा नहीं है, किसी को भी बेच ले पैसा उतना ही मिलना है उसको, ठीक। तो अब इससे क्या हो गया, अगेन उसकी जेब में पैसा कम गया, और पैसा कम गया तो उसके पास क्या है जी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई एग्रीकल्चर की। तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स जो बताते हैं कि आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कैसे एपीएमसी इफेक्ट करते हैं उसको नेगेटिवली। क्लियर? तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन। अब दूसरा, इसी में से फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन कैसे फ्रेंड्स? सबसे पहले तो यहां पे हाई कॉस्ट मैंने आपको बताया किसके कारण, अगर उसको फीस देनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसके कारण उसकी कॉस्टिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसके बाद कमीशन एजेंट्स जो है उनका कमीशन हाई है, कमीशन हाई होने के कारण अगेन कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब देखिए यहां पे हमने क्या बात की, जब पैसा होगा नहीं या कम होगा तो एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होगी। दैट मींस लेसर सप्लाई। अगर सप्लाई कम है तो क्या हो गया, ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड के साथ मिसमैच हो गया, तो उसके कारण भी आपकी इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन, वो बढ़ गई। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया लैक ऑफ इंफ्रा, ठीक है, कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है, तो इससे क्या होता है जी, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड। जो भी फार्मर ने सेल आउट किया, बारिश पड़ रही है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो गया जी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। किसी हो सकता है चावल बेचने गया हो मार्केट में, चावल की ह्यूमिडिटी बढ़ गई, अब उसको प्रोसेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी अगेन मतलब अगेन आपकी सप्लाई और डिमांड का ही मिसमैच यहाँ पे हो रहा है, जिसके कारण अगेन आपकी फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जिसको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, और भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं आपके इन दोनों केसेस में, कि क्यों नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट कर रहा है और फूड इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, ठीक। तो मेरा यहाँ पे आपसे डिस्कशन करने का मेन मुद्दा, मेन मकसद क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में से कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। क्लियर? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एपीएमसी, ठीक है। सबसे पहले एपीएमसी पता होना चाहिए, फिर उसके, अगर आपको एपीएमसी पता है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तो उसके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पता होंगे। और ये क्वेश्चन की टोन क्या है, नेगेटिव टोन है, हमें उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बताने ऑन द प्रोडक्टिविटी और ऑन द फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो ये ध्यान से देख लीजिएगा हमेशा ही कि हर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में हमेशा यूपीएससी के 2 या 3 क्वेश्चन छुपे होते हैं, और आपको इंश्योर करना है कि यू आर आंसरिंग ईच एंड एवरी सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। क्लियर? अदरवाइज अगर वो 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है और अगर उसमें से एक पार्ट आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स हाफ ऑफ द मार्क्स हैज ऑलरेडी गॉन। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन को आप कभी भी आंसर करते टाइम, ठीक। तो ये थे हमारे आज के 2 थीम्स, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर और दूसरा है आपका किसका, मार्केटिंग के ऊपर। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाकी के जो थीम्स है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और आप उसको प्लीज लिख लीजिए और ट्राई कीजिए उसको आंसर करने का इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। और यहाँ पे भी अब देखिए इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन होगा उसमें हम क्या बता सकते हैं, जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, मॉडल एपीएमसी एक्ट आया है आपका, ठीक है, वो कंक्लूजन में डालेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एपीएमसी के नेगेटिव्स पूछे गए थे। मॉडल एपीएमसी के जो पॉजिटिव्स हैं वो इसको क्या कर देंगे जी, बैलेंस आउट करेंगे।
क्लियर। उसके बाद ई मार्केट की बात करेंगे, बट कंक्लूजन में ये ना हो कि पॉइंट्स चल रहे हैं, कंक्लूजन मस्ट बी वेरी ब्रीफ, ठीक है, और बस उसमें सारा पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्लियर। अब जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप प्लीज वो लिख लीजिए एक बार, नोट डाउन। 2013 का क्वेश्चन है ये, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, establish relationship between land reforms, agriculture productivity and elimination of poverty in the Indian economy, and discuss the difficulties in designing and implementation of agriculture, discuss the difficulties in designing and implementation of agriculture friendly land reforms in India, clear। It's a 10 marker question, 200 words, 2013, क्वेश्चन नंबर है आपका 8th। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है और होप कि जितना हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ गया हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस, तो आपसे हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। और टिल आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, आप इस क्वेश्चन को एक बार, जितने भी आज 2 हमने डिस्कस किए हैं आप इनको भी लिख सकते हो, और जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है मैं वाइंड अप कर रहा हूं, और वी विल मीट अगेन ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।